वालेकुम। आज हम लोग चैप्टर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सेकेंड ईयर से इसके कुछ टॉपिक के एमसीक्यूज करेंगे। और इस लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे एमसीक्यूज के लिए, उसमें हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मोशनल ईएमएफ, लेंज़िस लॉ है, म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन। तो ये पार्ट वन है। तो पार्ट वन में हम इन सारे टॉपिक्स के जो एमसीक्यूज हैं उनको डिटेल में यहाँ पे एनालाइज करेंगे, और जो इसका रिमेनिंग पार्ट है उसको इस चैप्टर का उसको लेक्चर नंबर 2 में हम लोग वाइंड अप करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यूज। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, द फिनोमिनन ड्यूरिंग विच एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टिंग लूप ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स। तो फ्लक्स की चेंज की वजह से अगर इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होती है तो इस फिनोमिनन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है, बाकी सारी ऑप्शंस जो हैं वो इनकरेक्ट हैं। तो अगर किसी लूप के ऊपर फ्लक्स की वजह से, फ्लक्स में चेंज की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होती है, मींस विदाउट बैटरी फ्लक्स की चेंज हुई जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुई, तो उसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेनन कहा जाता है, जो इस चैप्टर का नेम है। Second MCQ is, according to Faraday law, the rate of change of magnetic flux is proportional to Faraday law की ये डेफिनेशन है कि किसी लूप के ऊपर जो फ्लक्स में टाइम की लिहाज से चेंज आती है वो प्रोपोर्शनल होती है किसके? इंड्यूस्ड ईएमएफ के वो प्रोपोर्शनल होती है। तो ये फैराडे लॉ की डेफिनेशन है कि जो फ्लक्स में चेंज आ रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो किसके प्रोपोर्शनल है? वो इंड्यूस ईएमएफ के प्रोपोर्शनल है। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। उसके बाद थर्ड है, द मैग्नेटिक इंडक्शन बी इज ऑल्सो कॉल्ड। मैग्नेटिक इंडक्शन बी जो है इसकी दो डेफिनेशंस हैं हमारे पास यहाँ पे। तो यहाँ पे दो फॉर्मूला है, अदर वर्ड्स में आप ये कह लें। तो उन्हीं दो फॉर्मूला की बुनियाद पे बी के दो नेम रखे हुए हैं। तो यहाँ पे देखें, एक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर का जो टॉपिक पड़ा हुआ है उससे बी की जो डेफिनेशन आती है मैग्नेटिक फील्ड की, वो बी इज इक्वल टू फोर्स ओवर करंट इनटू लेंथ। ये है मैग्नेटिक इंडक्शन, इसको मैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। और सेकंड फॉर्मूला बी का आता है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन से डेल्टा फाई इज इक्वल टू बी है, यहां से बी की डेफिनेशन आ जाती है फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये फ्लक्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो मैग्नेटिक इंडक्शन मीन्स बी इज इक्वल टू एफ ओवर आई एल, ये मैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। और बी इज इक्वल टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया, ये क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशंस हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक इंडक्शन का को क्या कहा जाता है? फ्लक्स डेंसिटी भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी करेक्ट ऑप्शन है इसका, कि मैग्नेटिक इंडक्शन को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहा जाता है। उसके बाद 4 MCQs, the voltage produced due to the change of flux through a conducting loop is called। यहाँ पे अगेन देखें, आपको डेफिनेशन दी जा रही है इंड्यूस ईएमएफ की। ऐसा वोल्टेज जो बगैर बैटरी के पैदा हो, और किसकी वजह से पैदा हो? किसी लूप के ऊपर मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज की वजह से पैदा हो, उसको क्या कहा जाता है? तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की डेफिनेशन है। तो इसकी जो है ए ऑप्शन करेक्ट है। तो फिफ्थ एमसीक्यूज है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग pioneer scientist predicted that when a conductor is moved through a magnetic field an EMF is induced in a conductor। कौन सा साइंटिस्ट है जिसने ये प्रिडिक्ट किया था कि करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से प्रोड्यूस किया जा सकता है? करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से प्रोड्यूस किया जा सकता है। मींस कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड को यूटिलाइज करते हैं और इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करते हैं।
तो ये किस साइंटिस्ट ने प्रिडिक्ट किया था? ये फैराडे और माइकल फैराडे और हेनरी, जोसेफ हेनरी, ये दो साइंटिस्ट हैं। माइकल फैराडे इंग्लैंड में काम कर रहे थे, जोसेफ हेनरी अमेरिका में काम कर रहे थे। तो ऑलमोस्ट इन दोनों ने सेम टाइम के ऊपर ये प्रिडिक्ट किया था कि अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है तो आप फ्लक्स को चेंज करके करंट को इंड्यूस कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। 6 MCQs. A circuit has a coil of resistance 2 ohms. The magnetic flux through it changes from 2 Weber to 10 Weber in 0.2 seconds. The current that flows through the coil is, अब हमें यहाँ पे डाटा दे दिया गया है तो हमें बताना है कि कोयल में करंट कितना है। तो यहाँ पे देखें, पहले तो ये देखें रेजिस्टेंस की, जो कोयल है उसकी रेजिस्टेंस दी गई है। तो करंट हम ओहम्स लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं। आर हमारे पास है, अगर हमारे पास वोल्टेज आ जाए जो इस कोयल में इंड्यूस हो रहा है तो हम इस कोयल की रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। तो इसमें जो वोल्टेज है उसको डिटरमिन करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ई यहाँ पे मैग्नीट्यूड यूज किया हुआ है। तो ई इज इक्वल टू डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, मीन्स के चेंज इन फ्लक्स विद टाइम। तो यहां पे देखें फ्लक्स में चेंज कितनी है? फ्लक्स में चेंज है 8 वेबर की। कैसे? देखें फ्लक्स चेंज हुआ किससे? 2 वेबर से 10 वेबर तक, तो दोनों का डिफरेंस ले लें 10 माइनस 2, तो चेंज कितनी आई? डेल्टा फाई की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। उसके बाद कितने टाइम में चेंज हो रहा है? डेल्टा टी क्या है? 0.2 सेकेंड्स। तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या है? 0.2। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 40 वोल्ट्स। तो उसके बाद हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, आई किसके इक्वल होगा? वी ओवर आर के। तो अभी यहाँ पे वोल्टेज जो है वो ईएमएफ के इक्वल है, तो यहाँ पे वी ओवर आर, वी को ई के इक्वल लेंगे तो 40 ओवर 2 इज इक्वल टू 20 एम्पेयर। तो इस वजह से इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट है। 7th MCQ, कोयल हैविंग 300 स्क्वायर लूप्स। एक कोयल है उसमें जो लूप्स यूज किए गए हैं या टर्न्स यूज किए गए हैं उनकी शेप क्या है? स्क्वायर है। ईच ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर, मीन्स के उस लूप की सारी साइड्स क्या हैं? 8 सेंटीमीटर की। ऐसे समझ लें ये एक स्क्वायर है और ये 300 ऐसे स्क्वायर्स यूज किए गए। हर एक साइड कितनी है? 8 सेंटीमीटर की साइड है हमारे पास। तो इस प्लेस्ड नॉर्मल टू मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे नॉर्मल मीन्स के परपेंडिकुलर, तो थीटा की वैल्यू आपको कितनी दे दी गई है? 90 डिग्री दे दी गई है। तो मैग्नेटिक इंडक्शन विच चेंजेस एट द रेट ऑफ 1 टेस्ला पर सेकेंड। अब कोयल कहाँ पे रखी हुई है? ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है जिसकी वैल्यू चेंज होती है कितनी? 1 टेस्ला पर सेकेंड, मीन्स के डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी की वैल्यू क्या है? 1 टेस्ला पर सेकेंड। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कोयल इज, बहुत सिंपल है ये टॉपिक एमसीक्यूज। तो देखें यहाँ पे आंसर दिया हुआ है एमसीक्यूज की स्टेटमेंट में, जस्ट आपने पिक करना है इसको। देखें हमें इंड्यूस ईएमएफ बतानी है, तो इंड्यूस ईएमएफ किसके इक्वल होती है? डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी के इक्वल। डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी की वैल्यू ये देखें 1 टेस्ला पर सेकेंड। मैग्नेटिक फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है? डेल्टा फाई मीन्स 1 टेस्ला और कितना पर सेकेंड? 1 टेस्ला पर सेकेंड। डेल्टा टी की वैल्यू 1 सेकेंड दी हुई है, तो 1 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे 1 वोल्ट। तो इसका जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट है। 8 MCQs, the EMF induced in a conductor due to its motion across a magnetic field is called। जब किसी एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस मूव किया जाता है और उसमें इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाती है, उस इंड्यूस ईएमएफ को क्या कहा जाता है? मोशनल ईएमएफ। तो ये मोशनल ईएमएफ की डेफिनेशन है कि जब एक सिंगल कंडक्टर लिया जो कि कॉपर रेल्स के ऊपर रख के हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं, उसमें इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, दैट इज नोन एज मोशनल ईएमएफ। उसके बाद MCQs 9 है हमारे पास, अ कंडक्टर इज मूव्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड देन द EMF इंड्यूस्ड इन इट इज। अब कंडक्टर जो है वो पैरेलल मूव किया जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो हमें ये बताना है उसमें EMF प्रोड्यूस होगी, कितनी होगी, अगर नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी, हमें रीजन बतानी है। तो मोशनल EMF का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू VBL साइन थीटा। तो यहां पे अगर देखें पैरेलल है तो थीटा की वैल्यू क्या है? 0। तो इसी फॉर्मूला में जो मोशनल ईएमएफ का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसमें अगर थीटा की वैल्यू हम 0 पुट कर दें तो साइन 0 0 के इक्वल होता है।
तो यहाँ पे जो ईएमएफ है वो क्या होगी, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि रॉड को पैरेलल मूव किया जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड के, तो जब रॉड को पैरेलल मूव किया जाए तो इंड्यूस ईएमएफ नहीं होती, मैक्सिमम तब होती है जब परपेंडिकुलर मूव किया जाए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है हमारे पास, यहाँ पे डी करेक्ट ऑप्शन है इसका। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है 10. A conductor is moved perpendicular to the magnetic field, the EMF induced. अब हमें perpendicular है, सेम एमसीक्यूज अगेन देखें, यहाँ पे रॉड परपेंडिकुलर मूव किया जा रहा है, वीबीएल साइन थीटा होता है, थीटा की वैल्यू 90, साइन 90 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, वीबीएल। तो यहाँ पे देखें साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो बाकी रिमेनिंग क्या रह जाएगा, वीबीएल। तो देखें यहाँ पे 4 ऑप्शन दी गई हैं, तो अगर आप इन पे गौर करें तो सी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी कोई भी ऑप्शन करेक्ट है नहीं है, तो इसका सी जो है वो आंसर करेक्ट है, वीबीएल इसका आंसर है। 11. The dimensions of VBL are same as the dimensions of, यहाँ पे अभी ऊपर वाले एमसीक्यूज करके आए हैं हम, VBL किसके इक्वल है, इंड्यूस ईएमएफ के इक्वल है। तो यहाँ पे हम प्रूव कर लेते हैं अभी के ई किसके इक्वल है, VBL के, अभी हमने पढ़ लिया हुआ है, मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला है। अब हमने प्रूव करना है कि इसकी जो डायमेंशंस हैं वीबीएल की वो जो है किसके इक्वल होती हैं। तो हम यहाँ पे वीबीएल की डायमेंशंस कैलकुलेट करते हैं। वैसे अगर आपको शॉर्टकट में याद है तो आप वैसे भी बता दें किसके इक्वल होती हैं, वोल्टेज के इक्वल होती हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होती हैं। ईएमएफ की डायमेंशंस भी पोटेंशियल डिफरेंस वाली हैं, वीबीएल के इक्वल है ई, इस वजह से वीबीएल की डायमेंशंस भी किसके इक्वल हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के। यहाँ पे वी स्पीड है, मीटर पर सेकंड यूनिट आ गया, बी मैग्नेटिक फील्ड, अभी हमने इसका फॉर्मूला यूज किया था, तो बी की डायमेंशंस होती हैं न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। उसके बाद लेंथ की अगेन डायमेंशन क्या होगी, मीटर, यूनिट पुट कर दिया। इसको सिंप्लीफाई करें, मीटर से मीटर कैंसिल आउट, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो न्यूटन एज इट इज आ जाएगा हमारे पास, और उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो एम्पेयर सेकंड है, एम्पेयर पर सेकंड, ये किसकी डेफिनेशन, एम्पेयर पर सेकंड नीचे ले आए, ये देखें ए की पावर -1 थी, एस की पावर -1 थी, तो न्यूटन मीटर ओवर एम्पेयर सेकंड। तो न्यूटन मीटर किसका यूनिट है, अगर आप देखें वर्क का यूनिट है जॉल। उसके बाद एम्पेयर सेकंड किसका, चार्ज किसके इक्वल होता है, Q इज इक्वल टू IT, तो AS किसका यूनिट बन रहा है, 1 कूलम के इक्वल, तो जॉल पर कूलम जो कि वोल्ट के इक्वल होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, मोशनल ईएमएफ की डायमेंशंस भी VBL के इक्वल हैं, और इसके अलावा पोटेंशियल डिफरेंस की डायमेंशंस भी क्या हैं, इसी के इक्वल हैं, क्योंकि ये वोल्ट के इक्वल है। VBL भी 1 वोल्ट के इक्वल है और E भी क्या है, 1 वोल्ट के इक्वल है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनी, डी ऑप्शन, बोथ A एंड B। तो मोशनल ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस आंसर है यहाँ पे। 12th, a metal rod of length 25 centimeter is moved at a speed of 0.5 meter per second in direction perpendicular to a मोशनल ईएमएफ का ही एग्जांपल है ये, बुक से अगर आप देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 0.25 टेस्ला। उसके बाद ये ईएमएफ इंड्यूस्ड इन इट इज डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करें, देखें E इज इक्वल टू VBL, यहाँ पे परपेंडिकुलर मूव किया जा रहा है तो साइन 90 की वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 पुट कर दी हुई है मैंने, VBL यूज करेंगे। तो V की वैल्यू 0.5, मैग्नेटिक फील्ड की 0.25 और लेंथ 25 सेंटीमीटर है, उसकी वैल्यू पुट करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.13 इंटू 10⁻⁻²। तो इसका जो है ए ऑप्शन ये बन रहा है, तो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो चलें मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और 13, according to Faraday law, the rate of change of flux through a conducting loop is equal to, ये उसी MCQs का रिवर्स है, अगेन Faraday law की ही डेफिनेशन है, इंड्यूस ईएमएफ के इक्वल होती है। तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है कि जो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है वो किसके इक्वल होता है, ईएमएफ के। इधर से भी पूछा जा सकता है, इधर से भी पूछा जा सकता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स किसके इक्वल होता है, इंड्यूस ईएमएफ के। तो ए ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। 14, the direction of induced current in a coil or circuit is such that it opposes the cause that produces it. This law was given by, ये लेंज़es लॉ की डेफिनेशन है, और लेंज़es लॉ ये बताता है कि जो इंड्यूस करंट होता है वो अपनी कॉज को अपोज करता है। जो भी
चीज उसे प्रोड्यूस करती है, पैदा करती है, उसके सर्किट में वजूद में आने की वजह बनती है, वो उसको अपोज करता है, और ये लेंज़ेस लॉ की डेफिनेशन है। डी ऑप्शन करेक्ट है। लेंज़ेस लॉ इज मैनिफेस्टेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लेंज़ेस लॉ जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की ही एक फॉर्म है, उसी को ही आगे ये एक्सटेंड करके हमें यहाँ पे ये बता रहा होता है लेंज़ेस लॉ के आप जो मैकेनिकल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं वही कन्वर्ट हो रही होती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पे एनर्जी, बी ऑप्शन। 16 लेंज़ेस लॉ इज यूज टू डिटरमाइन। लेंज़ेस लॉ जो है वो इंड्यूस करंट की ये याद रखें, यहाँ पे बाकी सारी ऑप्शंस गलत है। ये इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ये करंट का मैग्नीट्यूड नहीं बता सकता, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड नहीं बता सकता, ये करंट की डायरेक्शन बता सकता है। हाँ, हम इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि ये इंड्यूस वोल्टेज की भी डायरेक्शन बता सकता है, क्योंकि जो करंट होता है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है। करंट की डायरेक्शन पता चली, हमें हाई टू लो पोटेंशियल का पता चल जाता है। तो इस तरह से हम इसको क्या बोलते हैं कि लेंज़ेस लॉ इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बता रहा होता है। तो ये मैग्नीट्यूड्स को कैलकुलेट करने के लिए यूज नहीं किया जाता, ये करंट की डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद हमारे पास 17 है। Which one of following does not affect the magnitude of induced EMF during electromagnetic induction? जो electromagnetic induction के दौरान वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, कौन सा पैरामीटर है जो यहाँ पे उसको इफेक्ट नहीं करेगा? फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन है, इसको छोड़ देते हैं, बाकी देखते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बीइंग यूज्ड इन द प्रोसेस। अगर मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएं या कम करें, ये इंड्यूस ईएमएफ को अफेक्ट करता है। उसके बाद स्पीड ऑफ कोयल विद विच इट कट्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये आपने पढ़ा हुआ है कि रिलेटिव स्पीड पे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इंड्यूस ईएमएफ जो है रिलेटिव स्पीड के ऊपर डिपेंड करती है, मींस के मैग्नेट और लूप के रिलेटिव मोशन पे डिपेंड करती है। उसके बाद नंबर ऑफ टर्न्स इन कोयल, इंड्यूस ईएमएफ इसके ऊपर भी डिपेंड करती है। जो परमानेंट मैग्नेट यूज किया जा रहा होता है उसके मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर भी डिपेंड करती है। यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ कोयल के ऊपर ये डिपेंड नहीं करती। वहां पे अगर आप बुक पे टॉपिक दिया हुआ है तो वहां पे देखेंगे कि कांस्टेंट इज इक्वल टू आई आर यहाँ पे, और इसी कांस्टेंट को ईएमएफ कहा गया है। तो ये प्योरली वहां पे बुक के ऊपर ये वाले 3 पैरामीटर्स दिए हुए हैं कि जो इंड्यूस ईएमएफ है वो इनके ऊपर डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस की रेजिस्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। अगर आप डिफरेंट रेजिस्टर्स को सेम स्पीड से मूव करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि वहां पे इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्योंकि अगर आप कोई रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो उसमें करंट कम हो जाएगा, प्रोडक्ट अगेन कांस्टेंट रहेगा। और अगर आप रेजिस्टेंस को कम करेंगे तो करंट क्या हो जाएगा, ज्यादा, अगेन ये वाला प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। तो रेजिस्टेंस को चेंज करने से इंड्यूस ईएमएफ वेरी नहीं करती। इंड्यूस ईएमएफ पे तब अफेक्ट होगा जब आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज करें, जब आप स्पीड ऑफ या रिलेटिव मोशन मैग्नेट का और कोयल का उनकी रिलेटिव मोशन को चेंज करें, नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज करेंगे तो इंड्यूस ईएमएफ अफेक्ट होगी। तो इसका ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। उसके बाद 18 एमसीक्यूज है। नेगेटिव साइन इन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। फैराडे लॉ में रेफर्स इन्फर्स एज दैट, ये हमें क्या बता रहा होता है? यहां पे देखें ये 2 चीजें बता रहा होता है। इंड्यूस ईएमएफ अपोजेस द कॉज डेट प्रोड्यूस इट, ये करेक्ट ऑप्शन है। माइनस का साइन क्या बता रहा है कि जो भी वजह बनती है इंड्यूस ईएमएफ की प्रोडक्शन की, इंड्यूस ईएमएफ उसे अपोज करता है, उसके खिलाफ मजामत करता है। उसके बाद दिस इक्वेशन इज इन अकॉर्डेंस विद लेंज़ेस लॉ, ये भी बात करेक्ट है। लेंज़ेस लॉ ने यही माइनस के साइन की ही इंटरप्रिटेशन दी थी। तो लेंज़ेस लॉ ने भी क्या कहा था कि जो इंड्यूस वोल्टेज या इंड्यूस करंट है वो अपनी कॉज को अपोज करते हैं। तो माइनस का साइन जो है वो इस इक्वेशन को इन अकॉर्डेंस बनाता है, किसके साथ? लेंज़ेस लॉ के साथ। तो ये ए और बी दोनों ऑप्शंस क्या हैं यहाँ पे हमारे पास करेक्ट हैं। तो डी ऑप्शन में यहाँ पे ए एंड बी, ये ए एंड बी करेक्ट ऑप्शंस हैं। तो ये सी ऑप्शन गलत है। इंड्यूस ईएमएफ नेवर अपोज द कॉज दैट प्रोड्यूस इट, तो ये गलत ऑप्शन है। तो उसके बाद आ जाए नेक्स्ट एमसीक्यूज पे।
19 MCQs लेंसेज लॉ ही है. मैग्नेट इज मूविंग टूवर्ड्स अ मेटल रिंग वाइल हैविंग नॉर्थ पोल इन फ्रंट ऑफ रिंग. द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द रिंग इज. ये देखें, ये वाला मैग्नेट जो है इस रिंग की तरफ मूव किया जा रहा है और यहाँ पे इसका मोशन जो है टू वर्ड्स इस कोयल के टू वर्ड्स है और पोल फ्रंट पे कौन सा है, नॉर्थ पोल है. अब हमने लेंजेस लॉ से करंट की डायरेक्शन प्रिडिक्ट करनी है, तो अब डायग्राम्स की इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए आपको यहाँ पे. तो ये देखें, नॉर्थ पोल मूव कर रहा है कोयल की तरफ. अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ ये वाली कोयल में जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा वो इस पोल को इसके मोशन को अपोज करेगा. नॉर्थ पोल का मोशन किसकी तरफ है, कोयल की तरफ. कोयल इस नॉर्थ पोल को रिपेल करना चाहती है, तो कोयल तब रिपेल कर पाएगी जब कोयल अपना नॉर्थ पोल इसके सामने लेके आए. तो लेंजेस लॉ हमें पहले क्या प्रिडिक्ट करने में हेल्प आउट करता है, पोल कोयल में जब करंट फ्लो करेगा तो कोयल का अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. तो कोयल क्या करेगी, अपने मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल फ्रंट पे लेके आएगी, किसके, इस मैग्नेट के, ताकि इस मैग्नेट के मोशन को अपोज कर सके. क्योंकि जो इंड्यूस करंट है वो हमेशा उस अपनी कॉज को अपोज करता है जो उसे प्रोड्यूस करती है. तो यहां पे नॉर्थ पोल का मोशन कोयल की तरफ, ये कॉज है करंट की. तो अब कोयल क्या करेगी, अपना नॉर्थ पोल इसके फ्रंट पे लेके आएगी. क्योंकि नॉर्थ पोल कोयल की तरफ मूव कर रहा है तो कोयल उसे रिपेल करने की कोशिश करेगी. तो इस वजह से कोयल का नॉर्थ पोल इसके फ्रंट पे है. ये लेंजेस लॉ से हमें पता चल गया. अब हमें करंट की डायरेक्शन प्रिडिक्ट करने में कोई दुश्वारी नहीं है. यहां पे सिंपली क्या करें, आप लोग आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करता है, रैप करता है इलेक्ट्रिक करंट को. यहां पे देखें, इस जो कोयल में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ये वाला ब्लू सर्कल है, ये रैप करेगा इस लूप को. करंट को मैग्नेटिक फील्ड हमेशा रैप करता है. करंट के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड हमेशा सर्कुलर होता है. याद करें वो वाला टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर. अब यहाँ पे देखें, इसका ये वाला पोल क्या है. अब हम राइट हैंड रूल यूज करेंगे. आप क्या करेंगे, वायर को अपने राइट हैंड में पकड़ेंगे और आपकी जो कर्लिंग फिंगर्स हैं वो किसकी डायरेक्शन में होंगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में. अब इसका नॉर्थ पोल जो है वो इसकी तरफ है, तो मींस के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसकी तरफ जाएंगी. तो यहाँ पे देखें, ये हैंड आप इस लूप को रैप कर लेंगे और जब आप रैप करेंगे आपकी कर्लिंग फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और आपका इरेक्ट थंब क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट. तो यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज है, इस तरह से. तो लिहाजा यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, एंटी क्लॉकवाइज. तो लेंजेस लॉ से करंट की डायरेक्शन डिटरमिन की जाती है. 20 A straight copper wire is moved across a magnetic field in such a way that it cuts the magnetic field lines. अगर कोई लूप इस तरह से मूव किया जाए कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करे तो तब इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होती है. अगर वो कट ना करे तो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होती. ये भी याद रखें, लूप का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करना जरूरी होता है. अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ पैरेलल है तो लूप उसको कट नहीं करेगा, तो फ्लक्स में चेंज नहीं आएगी, इस वजह से इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगी. जब कोई लूप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रहा है, इट मींस उसके ऊपर फ्लक्स चेंज हो रहा है. तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. उसके बाद 21, द फिनोमेना इन विच एन इंड्यूस ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन अ कोयल ड्यू टू चेंज इन करंट इन नेबरिंग कोयल इज कॉल्ड द म्यूचुअल इंडक्शन. यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है. ये म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन है. जब हम एक कोयल में करंट चेंज करते हैं, उसके पास दूसरी कोयल पड़ी होती है जिसके ऊपर फ्लक्स चेंज होता है और इस वजह से उसके कोयल में करंट इंड्यूस हो जाता है, तो इसको म्यूचुअल इंडक्शन कहा जाता है. 22, द म्यूचुअल इंडक्टेंस कैन बी डिफाइंड एज. यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन की जो है वो डेफिनेशन आपसे पूछी गई है. मैथमेटिकल फॉर्म्स जो हैं, तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन दी गई हैं. तो म्यूचुअल इंडक्शन को हम लिख सकते हैं M इज इक्वल टू NS फाई एस ओवर IP. ये भी इसका फॉर्मूला होता है. इसके अलावा ये भी म्यूचुअल इंडक्शन की ये भी एक डेफिनेशन है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इन करंट, ये रेशो होती है इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कोयल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कोयल. तो ए और बी जो हैं ये दोनों करेक्ट ऑप्शंस हैं. तो बोथ ए एंड बी, तो सी करेक्ट ऑप्शन है इसकी.
23rd, द फ्लक्स इन सेकेंडरी कोयल इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे जो सेकेंडरी कोयल में फ्लक्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में ही पूछा जा रहा है। करंट इन प्राइमरी, अगर प्राइमरी कोयल में करंट ज्यादा होगा तो प्राइमरी कोयल मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा प्रोड्यूस करेगी, तो सेकेंडरी को फ्लक्स भी ज्यादा ही मिलेगा। तो इट मींस जो प्राइमरी कोयल का करंट है सेकेंडरी कोयल का फ्लक्स उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद ए ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड को देखें, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, अगर सेकेंडरी कोयल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे तो उसको फ्लक्स भी ज्यादा ही रिसीव होगा, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। सी ऑप्शन, मैग्नेटिक फील्ड इन प्राइमरी, अगर मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी कोयल मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस करेगी तो श्योरली जो सेकेंडरी कोयल को फ्लक्स मिलता है वो है क्या, प्राइमरी कोयल का मैग्नेटिक फील्ड उसके एरिया में से पास होता है जिसे फ्लक्स बोलते हैं। तो अगर प्राइमरी कोयल ही मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस करेगी तो इट मीन सेकेंडरी कोयल को ज्यादा फ्लक्स मिलेगा। तो ये सारी ऑप्शन करेक्ट हैं, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी, ऑल ऑफ दिस। 24th, the SI unit of mutual induction is Henry which is equal to, जो म्यूचुअल इंडक्शन है उसका यूनिट हेनरी होता है, तो उसकी डायमेंशंस यहाँ पे पूछी गई हैं। तो अगर आप म्यूचुअल इंडक्शन का ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इंड्यूस ईएमएफ इन सेकेंडरी ओवर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कोयल। इससे यहाँ पे देखें इंड्यूस ईएमएफ का यूनिट क्या होता है, यहाँ पे उसका वोल्ट यूनिट होता है। ए ऑप्शन को देखें वो करेक्ट ऑप्शन है। तो इंड्यूस ईएमएफ वोल्ट और नीचे ये करंट है ऊपर आके पर एम्पेयर, तो ये डेल्टा टी और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है ये वैसे ही ऊपर चला जाएगा, तो वोल्ट पर एम्पेयर सेकंड, तो इसका यूनिट 1 हेनरी किसके इक्वल होता है, 1 वोल्ट पर एम्पेयर सेकंड के इक्वल होता है। 25th, पिक द फैक्टर्स अपॉन विच म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन कोइल्स डिपेंड्स, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर म्यूचुअल डिपेंड करती है। एरिया ऑफ कोइल्स के ऊपर डिपेंड करती है, एरिया ज्यादा होगा तो फ्लक्स ज्यादा होगा, फ्लक्स ज्यादा पास होगा, फ्लक्स ज्यादा पास होगा तो म्यूचुअल इंडक्शन इंक्रीज कर जाती है, ये करेक्ट ऑप्शन है। क्लोजनेस बिटवीन कोइल्स, इसे कपलिंग भी कहा जाता है। कोइल्स जितनी ज्यादा क्लोज रखी जाएंगी उतना ज्यादा फ्लक्स का ट्रांसफर होगा प्राइमरी से सेकेंडरी कोइल में, तो इस वजह से म्यूचुअल इंडक्शन इसके ऊपर भी डिपेंड करती है। नंबर ऑफ टर्न्स इन द कोइल्स, अगर नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में ज्यादा है वो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, सेकेंडरी में ज्यादा है तो वो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड रिसीव करेगी, तो इस वजह से सी भी करेक्ट ऑप्शन है। नेचर ऑफ कोर मटेरियल, कोर बोलते हैं जिसके ऊपर कोयल को वाउंड किया जाता है, जिसके ऊपर कोयल को स्प्रिंग की तरह वाउंड किया जाता है, उसकी नेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये सारा ऑल ऑफ दीज जो हैं, ई ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर म्यूचुअल इंडक्शन डिपेंड करती है। 26, एन ईएमएफ ऑफ 5.6 volt is induced in a coil while the current in a nearby coil is decreased from 100 ampere to 20 ampere in 0.02 seconds. The mutual induction numerical है, म्यूचुअल इंडक्शन से पूछा गया। म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, ES ओवर डेल्टा IP ओवर डेल्टा T, इसमें वैल्यू पुट करें। यहाँ पे देखें ES की वैल्यू दी गई है 5.6, तो डेल्टा IP की वैल्यू देखें, ये चेंज है 100 एम्पेयर टू 20 एम्पेयर, तो चेंज कितने की है, 80 एम्पेयर की, दोनों का डिफरेंस ले लें। डेल्टा IP की वैल्यू क्या आ गई, 80, उसके बाद डेल्टा T की वैल्यू देखें 0.02 सेकेंड्स, वैल्यूज पुट करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट ऑप्शन है, ये आंसर आ जाएगा, खुद कैलकुलेट कर लें। 27th, द फ्लक्स इन अ कोइल ड्यूरिंग सेल्फ इंडक्शन इज प्रोपोर्शनल टू, सेल्फ इंडक्शन के दौरान जो है वो फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, करंट कोयल को ज्यादा मिलेगा तो कोयल ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, तो फ्लक्स भी बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि फाई इज इक्वल टू बी है, तो फ्लक्स फाई प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट इन प्राइमरी कोयल। यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन है तो ये वाली रिलेशन याद रख लें, फ्लक्स प्रोपोर्शनल होता है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, क्योंकि फाई इज इक्वल टू बी ए होता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल होता है आई के। जितना ज्यादा करंट दिया जाएगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो फ्लक्स भी ज्यादा होगा। तो ये ए और बी दोनों करेक्ट ऑप्शन हैं, करंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और मैग्नेटिक फील्ड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनी, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, बोथ ए एंड बी।
28 सेल्फ इंडक्शन डिपेंड्स ऑन, सेल्फ इंडक्शन जो है एरिया ऑफ कोयल के ऊपर भी डिपेंड करती है, सेम ये ऑलमोस्ट ऑप्शंस होंगी। नंबर ऑफ टर्न्स इन कोयल इसके ऊपर भी डिपेंड करती है, नेचर ऑफ कोर मटेरियल उसके ऊपर भी डिपेंड करती है, ऑल ऑफ दिस। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन जो है ऑल ऑफ दिस है। द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज हेनरी, इसका यूनिट भी हेनरी होता है। म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन की डायमेंशंस भी सेम है और इनका यूनिट भी सेम है, हेनरी होता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज आल्सो नोन एज, ये जरा ध्यान से नोट कर लें, जो सेल्फ इंडक्शन से इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होती है उसको बैक ईएमएफ के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ को बैक ईएमएफ भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट पे आ जाएं। 31st, during self induction when the current in the coil is increased the induced EMF वो भी क्या होगी यहाँ पे अपोज द EMF ऑफ बैटरी। अब यहाँ पे देखें दो EMF है, एक है बैटरी से जो EMF हमने वोल्टेज दिया हुआ कोयल को, तो दूसरी जो EMF है उसकी सेल्फ इंडक्शन की वजह से। तो अगर हम बैटरी से अगर करंट कोयल में इंक्रीज कर रहे हैं, इट मींस कि हम बैटरी का अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं। तो जो इंड्यूस ईएमएफ है वो हमेशा अपनी कॉज को अपोज करती है, लेंज़ लॉ की ही डेफिनेशन है। तो यहाँ पे जो इंड्यूस ईएमएफ है वो बैटरी की ईएमएफ को हमेशा अपोज करेगी। लेकिन यहाँ पे इसको थोड़ा सा इस सेंस में देख लें, अगर बैटरी की ईएमएफ को बढ़ाया जा रहा है तो तब इंड्यूस ईएमएफ उसे डिक्रीज करेगी। अपोज करने क्या मीनिंग है, उसने उसका ऑपोजिट बिहेवियर देना है। बैटरी से करंट बढ़ा रहे हैं तो बैटरी की ईएमएफ को अपोज करेगी जो सेल्फ इंडक्शन की वजह से ईएमएफ है। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हैं, इसी का सेकंड एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है, आप करंट को डिक्रीज करें, अब जो इंड्यूस ईएमएफ है वो बैटरी की ईएमएफ को अपोज नहीं करेगी, अब उसको एड करेगी। वो यहाँ पे सेकंड एमसीक्यू भी बना हुआ, तो इसकी ऑप्शन करेक्ट क्या है, ए ऑप्शन करेक्ट है। करंट इंक्रीज हो रहा था, इस वजह से जो सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ है वो क्या करेगी, बैटरी के वोल्टेज को रिड्यूस करने की कोशिश करेगी। उसके बाद देखें, ड्यूरिंग सेल्फ इंडक्शन व्हेन द करंट इन द कॉइल इज डिक्रीज्ड, करंट को डिक्रीज करेंगे तो अब वोल्टेज आप बैटरी से डिक्रीज करें, लेकिन जो सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ है वो चेंज को, अब करंट का डिक्रीज होना चेंज है, लेकिन यहां पे कि ये क्या करेगी, बैटरी की ईएमएफ को ऐड करेगी, जाके हेल्प करेगी, उसको बढ़ाने की कोशिश करेगी ताकि करंट को डिक्रीज ना किया जाए, इंक्रीज किया जाए। यहां पे करंट की डिक्रीज वजह बनती है सेल्फ इंडक्शन की। तो यहां पे जो इंड्यूस ईएमएफ है वो हमेशा अपनी कॉज को अपोज करती है। करंट डिक्रीज हो रहा है, इट मींस बैटरी का वोल्टेज फॉल कर रहा है, तो ये बैटरी के वोल्टेज को इंक्रीज करने की कोशिश करती है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज में कि आया कि बैक ईएमएफ हमेशा अपनी कॉज को अपोज करती है, मींस के उसको डिक्रीज करने की कोशिश करती है, ऐसा नहीं है। यहां पे देखें, जो अप्लाइड वोल्टेज था वो इंक्रीज हो रहा था, तो बैक ईएमएफ उसे डिक्रीज करने की कोशिश कर रही थी। सेकंड केस में देखें, यहाँ पे जो बैटरी के वोल्टेज है वो डिक्रीज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो बैक ईएमएफ है या सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ है वो उसे इंक्रीज करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी एक्सरसाइज का। तो ये लेक्चर यहीं तक था। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर है बाकी